हेलो दोस्तों, मैं हूं काशिफ अंसारी। स्वागत है आपका एम्बाइब अचीवर्स नेटवर्क पर। करंट अफेयर्स पढ़ने का पुराना तरीका भूल जाइए, अब बदल गया है अंदाज। नए फॉर्मेट में सब कुछ नया है। अब पढ़ाई होगी मजेदार और लर्निंग होगी शानदार। रात के बज चुके हैं 8 और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के। तो भाई साहब, जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। जय हिंद ऑफिसर्स, आ जाइए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार एम्बाइब अचीव यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाकर के एम्बाइब की ऐप को जरूर डाउनलोड करें और हमारी एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी एग्जाम की तैयारी में चार चांद को लगाएं, क्योंकि मार्केट में जितनी भी अच्छी किताबें हैं वो सब एम्बाइब ऐप पर इस समय लाइव आ चुकी हैं। आप जाइए और उसमें मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस को आप जाकर के प्रैक्टिस करिए और कहते हैं ना कि अपनी महा तैयारी करके अपने आप को महा अचीवमेंट की ओर ले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले शुरुआत होती है हेडलाइन से, जो कि लेकर आई है मेरी सहयोगी एमबी। सीसीईए की बैठक के बाद 2022-23 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी में 4 से 9% की बढ़ोतरी। धान का एमएसपी 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा। जन सामर्थ्य पोर्टल के साथ पीएम मोदी ने लॉन्च किए 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्कों की सीरीज। दृष्टिहीन भी कर सकेंगे आसानी से पहचान। मलेरिया प्रिवेंशन पर एक नई रिसर्च। आर्टिफिशियल लाइट कर सकती है मॉस्किटो की बायोलॉजी को ऑल्टर। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर पाया गया दुनिया का सबसे बड़ा पौधा। 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है यह रिबन वीड नामक पौधा। एनवायरमेंट इंडेक्स में इंडिया 180 देश की लिस्ट में सबसे नीचे। वर्ल्ड बैंक ने किया एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट नेशनल इंटरेस्ट की ओर। तो कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक के बाद सभी खरीफ क्रॉप्स की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया है। बढ़ाए गए प्राइसेस 2022-23 मार्केटिंग सीजन के लिए एप्लीकेबल होंगे। सरकार का कहना है कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए किसानों को एंकरेज करना बहुत जरूरी है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज किया गया। चलिए बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। यह किसानों के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक सेफ्टी नेट है जो उन्हें शार्प प्राइस डिक्लाइन से बचाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट राबी और खरीफ क्रॉपिंग सीजन से पहले यह एमएसपी अनाउंस करती है। यह एक मिनिमम प्राइस होता है जिस पर सरकार फार्मर से क्रॉप्स परचेज करती है। तो बच्चों, अब सबसे पहले आपके दिमाग में होगा कि हमारे देश में जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं वो, बच्चों मैं आपको बता दूं कि 2 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। एक होता है बेटा खरीफ सीजन और एक होता है हमारा राबी सीजन। खरीफ सीजन जो होता है वो समर क्रॉप्स होते हैं और राबी जो होते हैं बेटा वो विंटर क्रॉप्स होते हैं। और एमएसपी हमारे देश में इसलिए लाया गया था क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश में किसान जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि किसान जो है वो मानसून पर निर्भर है और जब बारिश नहीं होती है तो किसान की फसल खराब हो जाती है। जब किसान की फसल खराब होती है तो वो बैंक का लोन नहीं चुका पाता है और जब किसान बैंक का लोन नहीं चुका पाता है तो फिर उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो इसको देखते हुए सन 1965 में हमारे देश में कमीशन को बैठाया गया था बच्चों, जिसका नाम था CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। तो कमीशन और एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग जो थी
उसने हमारे देश में एमएसपी का कंसेप्ट दिया था, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। हिंदी में इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। ये वो प्राइस है, चाहे किसान की फसल खराब हो जाए, सड़ जाए या कुछ भी हो, सरकार कम से कम इतने दाम पर किसानों से वो फसल खरीदती है। तो कहीं ना कहीं ये नेशनल इंटरेस्ट में एक बहुत अच्छी खबर है और इससे किसानों को काफी फायदा होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसने इस बार जो हमारा एमएसपी दिया है, उसमें सबसे ज्यादा उछाल कौन से क्रॉप को दी गई है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे ज्यादा जो उछाल है वो सोयाबीन क्रॉप में है। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं बहुत अच्छा पूछूंगा, याद रखिएगा, अपने कमेंट्स को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जा करके कि हमारे देश में टोटल जो एमएसपी है वो कितने प्रोडक्ट्स पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे देश में एमएसपी को सबसे पहली बार कौन से फाइनेंशियल ईयर में लागू किया गया था? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सेगमेंट की अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के स्पेशल सिक्कों की श्रृंखला जारी की। नई जारी की गए सिक्कों पर आजादी के अमृत महोत्सव का लोगो होगा और इसके साथ ही इन सिक्कों की खासियत यह है कि इन्हें दृष्टिहीन लोगों को नजरों से भी समझा जा सकेगा। नए सिक्कों को लॉन्च करने के साथ ही पीएम मोदी ने जन सामर्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल होगा। जन सामर्थ्य पोर्टल अपनी तरह का पहला मंच है जो लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है। पीएम ने इस पोर्टल के लक्ष्य बताते हुए कहा कि अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइट्स पे चक्कर लगाने से बेहतर है कि व्यक्ति भारत सरकार के एक पोर्टल के जरिए ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौन से एक पोर्टल की शुरुआत करी जहां पर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ा गया? तो उसका नाम होगा बच्चों जन सामर्थ्य। ठीक है, तो यह नई श्रृंखला होगी बेटा सिक्कों की, 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के, जिसमें जो सिंबॉलिक होगा वो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है। तो जन सामर्थ्य स्कीम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट हेल्थ इन फोकस पर। एक नई रिसर्च फाइंडिंग के मुताबिक मलेरिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आर्टिफिशियल लाइटनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। रिसर्च में पाया गया कि आर्टिफिशियल लाइट मॉस्किटोज की बायोलॉजी को ऑल्टर कर सकता है। एनाफिलीज मॉस्किटोज जो मलेरिया कॉज करते हैं नॉकटर्नल होते हैं, जिसका मतलब है कि वे रात में ही एक्टिव होते हैं। आर्टिफिशियल लाइट का यूज करके इन मॉस्किटोज को डे टाइम के लिए ट्रिक किया जा सकता है। जब मलेरिया की बात कर रहे हैं तो यह भी जान लेते हैं कि WHO ने 25 देशों को मलेरिया प्रोन आइडेंटिफाई करते हुए इसके इराडिकेशन के लिए एक इनिशिएटिव लिया है E2025 नाम से। यह एक इनिशिएटिव 2025 तक मलेरिया को इराडिकेट करने की बात करता है। तो अब बच्चों यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनता है। चलिए मुझे यह बताइए बच्चों कि आपको क्या मालूम है कि जो मलेरिया है, मलेरिया आपको मालूम होना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी बेटा पैरासिटिक डिजीज है। तो पैरासिटिक डिजीज का मतलब यह है कि एक मच्छर या मक्खी द्वारा होता है, तो पैरासाइट से होता है, और ये मच्छर अगर आपको काटता है तो एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है उससे आपको मलेरिया होता है। मलेरिया दुनिया की सबसे बड़ी पैरासिटिक डिजीज और सबसे ज्यादा इससे मौतें हुई हैं पैरासाइट डिजीज में। दूसरी चीज आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं करता हूं कि मलेरिया के लिए दुनिया में एक दवा आती है, उसका नाम क्या है और वो किस पेड़ से पाई जाती है? अपने आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जब हम बात करते हैं बच्चों मलेरिया की, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो मलेरिया के मॉस्किटोज होते हैं वो बेसिकली रात को ही एक्टिव होते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो जब मॉस्किटो कमरे में आएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि इस समय दोपहर हो रही है, और इससे उसे जो है ट्रिक किया जा सकता है और वो वहां से जा सकता है, जिससे मलेरिया प्रिवेंशन को खत्म किया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। दूसरी चीज बच्चों आपसे ये पूछा जा सकता है कि WHO ने कौन से ईयर तक दुनिया को मलेरिया फ्री होने की बात कही है? तो उसका नाम है 2025, मतलब सन 2025। मतलब अब आने वाले 3 साल में दुनिया से मलेरिया को इराडिकेट करने की तैयारी की जा रही। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने अगर एमबाइब की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है
तो फटाफट हमारी एमवाइब की ऐप को जाकर डाउनलोड करिए। हमारी एमवाइब ऐप जो है आपको गूगल के प्ले स्टोर और आपके जो है एप्पल के iOS स्टोर पर भी अवेलेबल होती है। साथ ही साथ आप www.mbibe.com पर भी हमें विजिट कर सकते हैं वेब पेज पर। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर प्लैनेट इन फोकस की ओर। रिसर्चर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट डिस्कवर किया है। पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नाम का यह प्लांट एक सी ग्रास की वैरायटी है जिसे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर पाया जाता है। इसे लेमन लैंग्वेज में रिबन वीड भी कहा जाता है। रिसर्चर्स का मानना है कि यह 4500 साल पुराना प्लांट है और यह ऑस्ट्रेलियन वेस्ट कोस्ट के शार्क बे एरिया में आता है। यह 20,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट का दर्जा देता है। और यह मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस साल यह क्वेश्चन पूरे एग्जाम भर में, पूरे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एसएससी हो, यूपीएससी सीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या एन नंबर ऑफ कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और याद रखिएगा इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पाया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे पाया गया, शार्क बे नाम के एरिया में, और इसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो दोनों चीजों को प्लीज याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्लैनेट इन फोकस से हमारी अगली खबर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 की। यह इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया जाता है और भारत इस बार वर्स्ट परफॉर्मर रहा। 18.9 के स्कोर के साथ भारत का स्थान 180 नंबर पे आता है। यहां तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार ने भी इंडिया से बेटर परफॉर्म किया। इसका यह मतलब है कि एनवायरमेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंडिया काफी पीछे है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एनवायरमेंट इंडेक्स इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पर 180 में 180 नंबर, 180 स्थान मिलना यह भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। एनवायरमेंट बेटा एक ऐसी चीज है, अगर हम एनवायरमेंट का ध्यान नहीं देंगे तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती। और एनवायरमेंटल चेंजेस के वजह से ही दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बेटा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के वजह से आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कितना अफरा तफरी मच रही है, और पूरी दुनिया में डिस्प्लेसमेंट रेट कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट रेट। तो यहां पर 180 नंबर पे आना भारत के लिए एक बहुत खराब खबर है। हालांकि भारत सरकार ने इस इंडेक्स पर काफी सवालिया निशान खड़े किए हैं कि इस इंडेक्स को किस पैरामीटर्स पर डिफाइन किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे देश के एग्जाम लेने वाली जो संस्थान है उन्हें बहुत पसंद है, और इस क्वेश्चन को आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपसे एक क्वेश्चन है कि एनवायरमेंटल इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर पर। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के साथ ही बात करते हैं कार्बन बॉम्ब्स के बारे में। एनवायरमेंटलिस्ट, लॉयर और एक्टिविस्ट के एक ग्रुप ने कार्बन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने की बात की है, जो बड़ी ग्लोबल वार्मिंग का सलूशन प्रोवाइड कर सकती है। चलिए जानते हैं कार्बन बॉम्ब्स के बारे में। कार्बन बॉम्ब्स उन ऑयल या गैस प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं जिनमें अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल होता है। दुनिया भर में कुल 195 ऐसे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट्स कलेक्टिवली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 की लिमिट को क्रॉस कर देंगे। लीव इट इन द ग्राउंड यानी कि लिंगो कार्बन बॉम्ब डिफ्यूजन करने पर काम कर रहा है। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप जानते हैं 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें दुनिया भर ने कहा था कि हम अपने देश में कार्बन एमिशंस को कम करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में लगभग 200 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब 2030 में जो एसडीजी गोल्स हैं बेटो, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं 17 गोल्स पूरे करने में, उसमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मैटर है। और आप जानते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पिछले साल ग्लासगो समिट में बहुत बड़े वादे करके आए हैं कि हम जो हैं क्लाइमेट चेंज पर बहुत बड़े स्टेप्स उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन अब हमारा जो ये कार्बन बॉम्ब्स को डिफ्यूजन करने की बात की गई है, एक नया प्रोजेक्ट है,
तो ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट हेल्थ इन फोकस की ओर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने नए गाइडलाइंस जारी करते हुए मेडिकल सेक्टर में ड्रोन्स के यूज को परमिट कर दिया। मेडिसिन और वैक्सीन को डिफिकल्ट टेरेन्स तक पहुंचाने में ड्रोन्स काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। इन गाइडलाइंस को न्यू ड्रोन रूल्स 2021 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस पॉलिसी के हिसाब से टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिसिन जिन्हें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर किया जा सकता है, वो दवाइयां ड्रोन से ट्रांसपोर्ट की जा सकती। तेलंगाना गवर्नमेंट ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम की एक प्रोजेक्ट इनिशिएटिव को लिया है जो ड्रोन्स का यूज करके मेडिसिन डिलीवर कर सकता है। इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेल्थ नेट ग्लोबल और नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट किया गया है। अब बच्चों, आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हमारे देश में रिसेंटली ड्रोन्स को किस सेक्टर में अलाउ किया गया है। तो हमारे देश में ड्रोन्स को अभी रिसेंटली मेडिकल सेक्टर में अलाउ किया गया है और ये परमिशन जो है वो आईसीएमआर द्वारा दी गई। अब आते हैं अगले सेगमेंट एजुकेशन इन फोकस पर। यह खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से, जहां के स्टेट गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर को सभी स्टेट रन यूनिवर्सिटीज के चांसलर का दर्जा दे दिया है। प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही गवर्नर्स स्टेट रन यूनिवर्सिटीज के एक्स ऑफिशियो चांसलर हुआ करते थे, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस डिसीजन के बाद यह रिवर्स हो गया है। गवर्नर को यूनिवर्सिटीज के चांसलर बनाने के पीछे रीजन था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रहें। इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया था। इसी वजह से अब राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज में चांसलर गवर्नर को बनाए या सीएम को बनाए। वैसे आपको हमारे देश के कानूनों के हिसाब से अगर देखें तो हमारे देश में कन्वेंशन है कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका जो चांसलर होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, और जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके चांसलर हमारे गवर्नर्स होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है, पहला राज्य है जहां पर स्टेट रन यूनिवर्सिटीज का चांसलर चीफ मिनिस्टर होगा। तो राइट आंसर विल बी वेस्ट बंगाल। हमारा अगला सेगमेंट है बियॉन्ड बॉर्डर्स। चलिए बात करते हैं इस सेगमेंट की पहली खबर की। 6 जून 2022 को बिम्स्टेक ने अपनी 25वीं सालगिरह मनाई। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद शुरू की गई थी यह ग्रुपिंग। शुरुआत में इसका नाम BISTEC, जिसका मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। अब इसमें कुल 7 मेंबर हैं और ये सारे देश बे ऑफ बंगाल रीजन में स्थित हैं। बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट ढाका में है और इस साल इसका चेयरमैनशिप थाईलैंड के पास है। यह साउथ ईस्ट एशिया में एक काफी अहम ब्लॉक होता है। अब आप लोगों से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बिम्स्टेक में टोटल जो देश हैं उनके नाम बताइएगा। और आपको मालूम है क्योंकि ये बिम्स्टेक जो है वो बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में आने वाले देशों में है, जिसमें भारत एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसके जो सारे देश हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमारी आखिरी खबर है रशिया यूक्रेन युद्ध से, जहां चलती हुई बैटल ऑफ सेवरोडोनेट्स्क को रशियन आर्मी ने जीत लिया है। यह ईस्टर्न यूक्रेन के डॉनबैस रीजन के पास है और रशियन बॉर्डर से तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का माने तो इस रीजन में भी मारियोपोल जैसी तबाही मच सकती है और रशियन आर्मी की जीत के बाद पूरा लुहांस्क रीजन रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये थी बच्चों आज की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट खबरें।